हम सब रिज़ल्ट को देखते हैं, हम रैंक को देखते हैं। हम कभी ये ध्यान कि रिज़ल्ट एक प्रोसेस है, एक प्रोडक्ट नहीं है। आज इतना डिफरेंट महसूस होता है यहाँ पे खड़े हुए। आज मैं यहाँ पे हूँ, कल मैं वहाँ थी। इट इज़ जस्ट अ प्रोसेस। आई हैव मेटामॉर्फोज्ड फ्रॉम द प्रोसेस जब मैं यहाँ से यहाँ आई हूँ। तो वही जर्नी मुझे आपके साथ शेयर करनी है और वही मैं बताना चाहती हूँ कि एक प्रोसेस से आप कैसे गुजरेंगे कि आप भी यहाँ होंगे, क्योंकि ये एक जर्नी है, लाइक आई सेड, एंड लेट अस बिगिन. So I must give my brief introduction, and that would be that I am Arushi Mishra, and I am a graduate from IIT Roorkee and 2014 batch. So the journey I am talking about is of past 4.5 years. It is from 2014 to 2019, and I hail from Raebareli, a place in Uttar Pradesh. ये आसान नहीं था यहाँ तक आना, क्योंकि ये आसान नहीं है कि यहाँ पे आज खड़े होके ये बात बता रहे हैं आपको। ये जो प्रोसेस है इसमें पूरे 4.5 साल का एफर्ट लगा है और प्रोबेबली इससे ज़्यादा समय का माइंडसेट लगा है यहाँ तक पहुँचना। और ये मेरा 4th अटेम्प्ट था और 2015 से मैं अटेम्प्ट दे रही हूँ, एंड इट वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट इन फॉरेस्ट सर्विसेज, एंड आई एम ग्लैड दैट आई एम हियर फॉर यू. तो मैंने कुछ पेपर्स बनाए हैं जिनके बेसिस पे हम आपसे बात करेंगे. उसका रीज़न सिर्फ ये है क्योंकि एक प्रोसेस को डिफ़ाइन हम इतनी जल्दी और इतने कम शब्दों में नहीं कर सकते. दिस इज़ व्हाट अब्राहम लिंकन सेड, एंड दिस इज़ द प्रॉब्लम हियर. एंड इसीलिए मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं जिससे आई कम बैक टू द पिलर्स अगेन एंड अगेन, जिससे आपका भी कम टाइम वेस्ट हो और मेरी बात भी जल्दी ख़त्म हो जाए. सो कमिंग टू द पॉइंट कि हम बात किन टॉपिक्स पे करने वाले हैं. जो 3 बात मैं आपको समझाना चाहती हूँ, 3 पिलर्स हैं हमारी इस प्रिपरेशन के. वो है, पहला आई वुड से पैशनेट हार्ड वर्क है. इट शुड बी पैशनेट हार्ड वर्क. वी वुड बी टॉकिंग अबाउट द स्मार्ट वर्क कि कैसे होता है, वो हम अपनी प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी में देखेंगे. बट यू कैन नॉट से कि पैशनेट हार्ड वर्क के अलावा आपको कुछ भी मिल सकता है. पैशनेट हार्ड वर्क इट इज़ ऑल इट इज़. जैसे आप मूवीज़ देखते हैं, जैसे आपने सचिन देखी है, MS धोनी देखते हैं, आप मूवीज़ देखते हैं, आप उसमें एक जर्नी देखते हैं. आप उन 3 घंटे को देख के या उन 2 घंटे को देख के आप इतना मोटिवेट हो जाते हैं. यू फील ऑल चार्ज्ड अप आफ्टर लीविंग द हॉल. वी फील कि मज़ा आ गया, इट इज़ गुड. बट डू वी इवन ट्राई टू थिंक कि उनका हर दिन, जो कि पहले फेलियर्स थे, उसके बाद से उनका हर दिन आगे कैसे बढ़ा था. हर दिन, हर एक मोमेंट, ये आपकी खुद से लड़ाई होती है. इट इज़ यू अगेंस्ट यू, एंड इट इज़ यू हु विन्स ओवर यू. तो हमें लगातार हार्डवर्क करना है. वो उनकी इमेंस हार्डवर्क होता है जो कि हमें एक फ्रैक्शन दिखता है मूवी में जिससे हम मोटिवेट होते हैं. तो हमें कहीं ये सोचना चाहिए कि जिस चीज़ के लिए हम तैयारी कर रहे हैं वो जितनी बड़ी होती जाएगी उतना आपका हार्डवर्क, उतना आपका इंटेलिजेंस उसमें लगेगा. इट इज़ ऑल अबाउट पैशनेट हार्डवर्क, एंड दैट इज़ कंबाइंड विद हाई इमोशनल इंटेलिजेंस. क्योंकि दिस एग्ज़ाम इज़ नॉट एन एग्ज़ाम कि जहाँ पे हम आज बैठेंगे और निकल जाएंगे. इसमें अटेम्प्ट भी ऐसे नहीं होते कि हम 1 साल करेंगे और 2 साल करेंगे और हम निकल जाएंगे. ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जहाँ पे हमें 6 अटेम्प्ट्स मिलते हैं. हम उस टाइम पे यहाँ पे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं जब हमारा प्राइम ऑफ यूथ होता है. जब हम यहाँ पे तैयारी करते आगे बढ़ते जा रहे हैं तो हमारे जॉब प्रॉस्पेक्ट्स घटते जा रहे हैं. उस प्रोसेस में आगे बढ़ना, उसके लिए आपको हाई इमोशनल इंटेलिजेंस चाहिए, और इसी में बहुत ज़रूरी है कि इसके साथ आप कंबाइन करें पैशनेट हार्ड वर्क. दिस वाज पिलर नंबर 1 दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट. पिलर नंबर 2 जिसकी मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, इट इज़ फोकसिंग ऑन रिविजन. हाउ रिविजन? शायद आपने कभी एक कहानी पढ़ी हो. कालिदास को आप सब जानते होंगे. कालिदास को बचपन में बोपदेव कहा जाता था, एंड उनकी एक सेइंग थी, आई मे नॉट बी एबल टू स्पेल इट आउट करेक्टली बिकॉज इट वॉज इन संस्कृत, एंड उतनी अच्छी शायद नहीं बोल पाऊँ. हाउएवर आई वुड लाइक टू से इट फॉर यू, एंड इट वॉज कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान. व्हाट इट मेंट वॉज कि हमें लगातार अभ्यास करना चाहिए. वी हैव टू प्रैक्टिस अगेन अगेन अगेन. जिससे क्या होगा कि
रस्सी जी भी अगर ना, पहले हम नहीं देख पाते कि रस्सी अगर पत्थर से गुजरती है तो उसमें निशान नहीं पड़ता पत्थर पे, लेकिन आप वही एक पानी के कुएं के पास जाइए, आप रस्सी खींचते, वहाँ पे जो गांव में आपने देखा होगा उसमें निशान पड़ जाते, एक ग्रूव होती है। वो ग्रूव किससे होती है? वो लगातार उसी एरिया से वो फ्रेजाइल रस्सी पास हो रही है और पत्थर वही स्ट्रॉन्ग है। प्रोबेबली दिस इज व्हाट यूपीएससी इज। यूपीएससी का एग्ज़ाम वो ही स्ट्रॉन्ग एग्ज़ाम है, वो ही बड़ा एग्ज़ाम है, वो ही इनसरमाउंटेबल थिंग है जो हमें टफ लगती है, बट यही रस्सी हमारे पास है। इसको लगातार हम जाएंगे, क्योंकि हमारे साथ एक प्रॉब्लम होती है, वी कंटिन्यूसली से कि मुझे याद नहीं होता, मुझे याद नहीं रह जाता, अब मेरी 2 अटेम्प्ट के बाद अब मुझे याद नहीं रहता, मुझे पहले याद रहता था, थिंग्स लाइक दैट। आपको लगता है कि मैं यहाँ पे खड़ी हूँ एंड एवरीथिंग व्हाट आई रीड इज आई रिमेंबर एवरीथिंग। नो, it has been a process. I do not remember everything. And the point is कि जितना आपको याद होता है शायद उससे मुझे कम याद हो सकता है। यहाँ पे IQ नहीं जज हो रहा है, यहाँ पे आपका पैशनेट हार्ड वर्क जज हो रहा है, जो कि फर्स्ट पॉइंट था। आपने रिवाइज करिए, कंटिन्यूसली रिवाइज करिए। आपने कुछ अपने टारगेट्स बनाए होंगे, इनको पहले पढ़िए और उसको समय रहते रिवाइज करिए। दिस इज़ वॉट माई सेकेंड पिलर इज़। एंड टॉकिंग अबाउट द थर्ड पिलर, that is the most important pillar that I have felt in my life, and probably मैंने हर एक टॉपर से सुना है जो कि यहाँ पे खड़ा था और मैं वहाँ पे थी। मैंने भी हर एक टॉपर से यही चीज़ सुनी है कि आपका एटीट्यूड क्या होगा। खास बात यह है कि सिंस एवरीबडी इज़ यंग एंड सब मूवीज़ देखते ही हैं हम, तो आपने मूवी देखी है रॉकी सीरीज़, आई गेस सब ने देख रखी है। तो रॉकी सीरीज़ में क्या थे, मतलब I would spell out what it was written, said by Rocky. It was going in one more round when you don't think you can, and that's what make all the difference in your life. And exactly that it is. जब मैं आपको अभी अपनी जर्नी बताऊंगी, ये आसान नहीं थे। ये हर बार का प्रीलिम्स होना, आप 150 मार्क्स से प्रीलिम्स क्रॉस करते हैं and again you fall in mains. It has been a cycle of past 4 years. और इस साल में आपके जॉब प्रोस्पेक्ट्स कम हो रहे होते हैं, आपको अपने से विश्वास उठ रहा होता है, और आपके जो दोस्त होते हैं जिनके साथ आप यहाँ पे आए होते हैं वो जा रहे होते हैं और आप एक मोमेंट पे अकेले होते हैं। इट इज़ यू व्हेन यू थिंक कि आप अब और नहीं कर सकते, अब मुझे ये तैयारी छोड़ देनी चाहिए, जब आपके अगल बगल भी लोग कहने लगते हैं कि यू शुड थिंक अबाउट सम अदर प्रोस्पेक्ट्स इन लाइफ, एंड दैट इज़ व्हेन द मूवी कम्स इन एंड दिस डायलॉग कम्स इन, इट इज़ जस्ट वन मोर राउंड. And this was the one more round that I took, immensely painful round, immensely hardworking round, and that made the difference that I am here and I used to be there. ठीक है, ये है डिफरेंस। ये तीन पिलर हैं अपने पास, पैशनेट हार्डवर्क हो गया, रिविजन हो गया और एटीट्यूड हो गया। ये तीन अपने पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन तीनों में आप देख क्या रहे हैं, एक सिमिलैरिटी ये है इस बात की, इन तीनों में मैंने आपको कुछ ना कुछ बातें बताई, कोई मूवी की बताई, कोई कभी एक कहानी से बताई। आप इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि सी व्हाट यू वांट टू सी, आप देखना क्या चाहते हैं। मूवीज़ देखने में मना ही नहीं है, हम एक प्रिपरेशन में हैं, ये इतनी टैक्सिंग सिचुएशन होती है कि आपको ब्रेक चाहिए, आप ब्रेक लेते हैं, आप घूमने जाते हैं, ये सब बहुत ज़रूरी है। आई वुड नॉट से कि आप 25 घंटे पढ़ाई करिए, है ना, लोग कहते हैं 25 घंटे पढ़ाई करो, 40 घंटे पढ़ाई करो, ये इम्पॉसिबल बातें हैं। यू हैव टू स्टडी फॉर लाइक 12 आवर्स, ओके, दैट इज़ एन अचीवमेंट। हाउएवर उससे ज़्यादा हमारा ब्रेन एक लेवल पे फंक्शन नहीं करता, एंड ब्रेन नीड्स अ कंस्ट्रक्टिव टाइम वेस्ट। दिस इज़ द होल क्रक्स। क्योंकि आगे की जो बात हम बताएंगे प्रिपरेशन की, वो प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी कोई मेरी नई नहीं है, वो प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी सब कर चुके हैं, और उसमें से मैं जो बातें बोलूँगी उसमें 90% आपको पता होंगी। जो हम अभी बात कर रहे हैं वो एक जर्नी की बात कर रहे हैं, और वो यही है कि आप कुछ भी करें, आपको पहली बात तो टाइम वेस्ट करते हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ इमेंसली इम्पॉर्टेंट। हाउएवर इट शुड बी अ कंस्ट्रक्टिव टाइम वेस्ट। हाउ कंस्ट्रक्टिव टाइम वेस्ट? कंस्ट्रक्टिव टाइम वेस्ट ऐसे होता है कि जब हम सोचते हैं कि हम ब्रेक ले रहे हैं तो हम वो करें जो हमारा मन कर रहा है, जिससे हम जल्दी रिफ्रेश हो जाएंगे। कंस्ट्रक्टिव टाइम वेस्ट ऐसा नहीं होता कि आज हमने पढ़ाई नहीं करी, हम धीमे धीमे पढ़ाई कर रहे हैं और ये हमने टाइम वेस्ट कर दिया, ये टाइम वेस्ट है। आपने पढ़ाई कॉन्सेंट्रेटेड वे में करी, उसके बाद यू गो आउट फॉर अ मूवी, दिस इज़ कॉल्ड अ कंस्ट्रक्टिव टाइम वेस्ट, क्योंकि उसके बाद वी हैव दिस सेंस ऑफ वो कि अच्छा मेरा टाइम वेस्ट हो गया एंड आई हैव टू स्टडी वेरी वेल, एंड इससे क्या होता है कि आपकी पढ़ाई बेटर होती है, और एट द सेम टाइम यू गेट द
relaxation that is immensely needed in this preparation. Had it been this journey कि वो बहुत छोटी होती या बहुत easy होती तो सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा हाई होता, ऐसा नहीं है। तो ये कठिन भी है। तो इसमें हमें अपनी पढ़ाई तो देखनी है, हमें अपना टाइम वेस्ट भी देखना है। टाइम वेस्ट करना है लेकिन कंस्ट्रक्टिवली करना है। ये सारी चीज़ों से क्या होता है, जैसे आप कहीं भी जाएं, आप कुछ भी करें, आप कोई भी टाइम वेस्ट करें या आप पढ़ाई में इन्वेस्ट करें, आप किसी से मिलें, कुछ भी करें, सी वॉट यू वॉन्ट टू सी। डू नॉट सी कि जो दुनिया दिखा रही है आपको वो देखना है, ऐसा नहीं है। जो आप देखना चाह रहे हैं, आप मूवी में जाते हैं, आप कोई भी मूवी देखने जाएं, सब लेट्स गिव एन एग्जाम्पल कि आप नवाजुद्दीन सिद्दीकी की कोई मूवी देखने जाते हैं, हम अक्सर क्या करते हैं, वी जस्ट गो, बढ़िया मज़ा आ रहा है, इट इज़ एन एंटरटेनिंग मूवी एंड इट इज़ गुड, आई एग्री, अप्रिशिएट दैट। बट आप उस मूवी में ये देखिए कि अगर नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने कितनी स्ट्रगल के बाद यहाँ पे हैं, हर मूवी में आप वो तो देखिए जो वो दिखा रहे हैं, बट ऑल्सो सी वॉट यू वॉन्ट टू सी। आप MS धोनी देखते हैं, आप सचिन देखते हैं, आप मैरी कॉम देखते हैं, आप कोई भी, फॉर दैट मैटर आप पद्मावत देखते हैं। पद्मावत का एग्जाम्पल इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इतनी कंट्रोवर्सी में है, लोग बहुत चीज़ों के लिए लड़ाई कर रहे हैं, ये हो गया वो हो गया। एज एन एस्पिरेंट हम क्या बात कर सकते हैं, एज एन एस्पिरेंट आई वुड सजेस्ट कि आप ये देखिए, मूवी मैं भी देखने गई थी, सब देखने जाते हैं, मूवी गुड, वेरी गुड। ये देखिए कि अलाउद्दीन का चार्म, मतलब उसका पैशन कितना था। द पैशन ऑफ अलाउद्दीन नॉट रिलेटेड टू लव, इट इज़ नॉट रिलेटेड टू एनी एंगल दैट वी आर टॉकिंग टुडे कि लव वाली बात हम कर ही नहीं रहे हैं। किसी को उसको, अगर हम गोइंग बाय द मूवी, किसी को उसको देखना था तो उसने 6 months की सीज लगा दी, सीज ऑफ द फोर्ट, धूप में, गर्मी में। हम किसी को प्रेज या खराब नहीं कह रहे, बात ये है कि आप उस मूवी से ये देखिए कि तुमने इतनी बड़ी सीज लगा दी, सिर्फ तुमको ये करना था। और बड़ी बात भी हो सकती है, उनके लिए वो बड़ी बात है, लेकिन आज हम यहाँ जो बैठे हैं, हमारे लिए ये बड़ी बात है कि हमारे लिए एग्ज़ाम निकालना है। और उसके लिए हम एक जर्नी में ये नहीं कह सकते उसने इस चीज़ के लिए 6 महीने की सीज लगा दी। हम ये नहीं कह सकते कि अच्छा अब 1 साल हो गया एंड आई एम टायर्ड। नो, यू कैन नॉट बी, अदरवाइज यू आर नॉट मेंट टू बी। दिस इज़ वॉट इट इज़, सी वॉट यू वॉन्ट टू सी। हम पद्मावत मूवी देखने जाएं या हम कोई भी मूवी देखने जाएं, हम कहीं भी टाइम वेस्ट करने जाएं या हम कहीं भी अच्छा टाइम स्पेंड करने जाएं, वो देखिए जो आपको देखना चाहिए। जो दिखा रहे हैं उसको देख के आप एंटरटेनमेंट करिए। हर चीज़ में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होती है जो आपको देखनी चाहिए, क्योंकि आपका एक माइंडसेट बनना चाहिए, आपके वो पिलर्स बनेंगे, क्योंकि आपको सपोर्ट चाहिए हर दिन। तो ये रही मेरी वो बात कि एक रिज़ल्ट, एक जो प्रोसेस है, जो हम कहते हैं चेंज इज़ अ प्रोसेस एज वेल एज रिजल्ट इज़ अ प्रोसेस। दिस इज़ व्हाट अ कंडीशनिंग ऑफ माइंड हैड बीन, जो मेरे साथ हुई। आप इसका बहुत बेटर वर्जन भी ला सकते हैं, मैं अपना वर्जन बता रही हूँ। और जो आपको नहीं लग रहा होता लॉजिकल, आप उसको डिस्कार्ड करिए। यू हैव, मैंने भी यहाँ पे बैठ के बहुत सारी बातें सुनी हैं, जो मुझे सही लगी मैंने अप्लाई करी, और जो आज आपको सही लगेंगे आप अपनी लाइफ में वो अप्लाई करिएगा, ठीक है। अब हम इसके बाद आ जाते हैं प्रिपरेशन पे, ठीक है। तो कमिंग टू द प्रिपरेशन, अच्छा प्रिपरेशन, वैसे आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं या करेंगे। एक लंबा समय लेके आते हैं हम यहाँ पे, अपना यूथ लेके आते हैं, एक लंबा समय लेके आते हैं। तो हमारे पास इतना समय है नहीं जितना आप कभी हम सोचते हैं ना कि इसको वेस्ट कर देते हैं। समय है नहीं, उसको आप बर्बाद मत करिए। कभी कभी अच्छा काम कर लीजिए, थोड़ा खुश हो लीजिए। खुश होना बहुत ज़रूरी है इस तैयारी में, क्योंकि दुख तो आपको लगातार मिलते हैं यहाँ पे। आपका इमोशनल इंटेलिजेंस होनी चाहिए कि आप खुश रह के दिखा दें, ठीक है। और उसी खुशी के बाद आपको रिजल्ट मिल जाता है। और अब हम चलिए इस प्रोसेस पे चलते हैं, एंड आई विल बी डिटेलिंग यू हाउ आई प्रिपेयर्ड फॉर द इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज सो दैट इट माइट हेल्प यू, ठीक है। चलिए, कमिंग टू द प्रीलिम्स। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो होता है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का एग्जामिनेशन जो होता है, हम पहले ये बात करें, इट इज़ कंडक्टेड इन 3 stages। इट इज़ द प्रीलिम्स, इट इज़ द मेंस एंड इट इज़ द इंटरव्यू। प्रीलिम्स जो होता है आपको पता है कि हमारे सिविल्स के साथ कॉमन होता है, एंड द ओनली थिंग जो इसमें डिफरेंट होती है वो ये कि फॉरेस्ट सर्विसेज का कट ऑफ हाई जाता है, यूजुअली 10 to 15 मार्क्स हायर जाता है, ठीक है। और इसके लिए आपको डिफरेंट प्रिपेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको अच्छे अच्छे लोगों, इतने
लोगों ने आपको बताया होगा, इतने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने बताया होगा कि आप कैसे प्रीलिम्स की तैयारी करें। तो आई वुड थिंक कि इसके लिए अगर कभी होगा तो वी कैन टॉक अबाउट इट लेटर, एंड आई डोंट थिंक कि एट दिस स्टेज यू पीपल माइट बी नीडिंग द guidance for prelims. However, if you are thinking of forest services in mind, then you have to do pre very well. And the only thing that I would suggest कि pre आप मतलब around 130 140 मार्क्स से करिए, क्योंकि मेरा हर बार इतने ही नंबर से क्लियर होता है. आई नेवर क्लियर प्रीलिम्स फ्रॉम विद द बॉटम स्कोरिंग रैंक मार्क्स और वट एवर. आई क्लियर फ्रॉम अ वेरी गुड मार्क्स. सो कैसे होता है ये पॉसिबल? कैसे? अगर हम एक बार आ जाता है तो हम कहते हैं कि चलो किस्मत थी. आप 4 बार अगर 140 लाते हैं ना, तो आपको कहीं ना कहीं ये समझना चाहिए कि मेरी स्ट्रैटेजी कहाँ थी. और वही स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ ये शेयर करने में लगाना चाहती हूँ कि स्ट्रैटेजी मेरे एक पिलर पे थी रिविजन, दूसरे पिलर पे थी एक्सट्रीम हार्डवर्क, और तीसरा पिलर एटीट्यूड कि कोई बात नहीं, इस बार फिर से प्रीलिम्स देंगे और फिर से बहुत अच्छा करेंगे. ये सोच के जाइए. और प्रीलिम्स की आपकी जो भी तैयारी, अभी तक आपने बहुत सारी बुक्स पढ़ी होंगी, और अभी फरवरी चल रहा है, मार्च आएगा. मार्च तक आपको जो पढ़ना है पढ़ लीजिए. वैसे आई वुड सजेस्ट मिड मार्च, नॉट मोर देन मिड मार्च. आपको जितना पढ़ना है आप उतना पढ़ लीजिए, एंड देन स्टार्ट द रिविजन. रिविजन 1 2 3, मिनिमम 3 रिविजन्स. नहीं तो उस प्रेशर सिचुएशन में बहुत अच्छे नंबर लाना बहुत टफ हो जाता है. क्योंकि ये चाहे कोई इंसान 150 ला रहा हो उसके को भी प्रेशर सिचुएशन होती है, और कोई इंसान 90 ला रहा हो उसको भी प्रेशर सिचुएशन होती है. एवरीबडी इज प्रेशराइज इन दैट सिचुएशन, एंड इट इज़ वेयर यू हैव टू डू वेल. वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि एक कंफर्टेबल सिचुएशन में हम रूम पे बैठ के अच्छा परफॉर्म करते हैं तो वाओ वी शुड बी प्रेज. नहीं, वो तो हर इंसान कर सकता है. आपके डिफरेंस कहाँ पे आएगा? आप हाइपर प्रेशर सिचुएशन में आपको अच्छा परफॉर्म करना है. आप पे सारे प्रेशर्स होंगे ना, यू डू नॉट हैव टू क्रम्बल. And this is what it is. This is what emotional intelligence is all about, and this is what services is all about. ये जब जर्नी में मैं आई थी तो मुझे लगा था कि wow, it is a good life and I'll get selected and it is an easy exam and probably it would take probably 1 or 2 years. However, इस जर्नी में ये रियलाइज़ हुआ कि ये जर्नी लंबी तो बहुत हुई. कभी कभी गुस्सा आया, कभी कभी खुशी हुई, लेकिन इस जर्नी से हम आगे इतना सीखते गए, इतना इमोशनली मैच्योर होते गए कि अब इट इज़ लाइक खुशी होती है तो बहुत खुश नहीं है, दुख होता है तो रोने नहीं लग जाते. इट इज़ अबाउट द बैलेंस ऑफ माइंड दैट वी हैव फाउंड. एंड एवरीबडी हु हैज सक्सीडेड इन दिस एग्जामिनेशन ever since the UPSC has been conducting the examination, probably they are testing the mental balance. Because आज तो ये सिचुएशन है, कल को फील्ड में और इससे टफ सिचुएशंस आती हैं, बहुत टफ सिचुएशंस आती हैं. उसको अगर हमें डील करना है तो probably this is the conditioning we are having, और उसके बाद ट्रेनिंग में कंडीशनिंग होती है. तो खैर, सिंस द जर्नी इज़ लॉन्ग सो द डिस्कशन कैन बी लॉन्ग. कमिंग बैक टू द प्रिपरेशन पार्ट अगैन. तो प्रिपरेशन पार्ट में आई वुड से कि प्रीलिम्स के लिए आपके जो बेसिक बुक्स हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, टेक, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, कल्चर, जहाँ से भी पढ़ते हैं ठीक है, आपकी अपनी चॉइस है और आपको अभी तक बहुत लोगों ने गाइड कर दिया होगा. माई पॉइंट इज़ करंट अफेयर्स आप पढ़ें, 2 जगह से पढ़ें मिनिमम. टेस्ट सीरीज़ करें, मिनिमम 2 टेस्ट सीरीज़ करें. और उसके बाद क्या है कि रिवीजन करें. मतलब आपका इस बार 2 जून को प्रीलिम्स है. आप जून को हटा दें, मई को हटा दें, क्योंकि मई अ मंथ बिफोर एन एग्जामिनेशन इज़ नॉट काउंटेड एज अ प्रिपरेशन का पार्ट. इट इज़ अ रिविजन डे मंथ. तो उसके बाद यू हैव मार्च एंड अप्रैल. मार्च और अप्रैल में आपको जितनी मेहनत से पढ़ना है पढ़िए, क्योंकि मई आपका सिर्फ रिवाइज करते बीतना चाहिए. और इसी वजह से जब 2 जून को पेपर होगा तो आपको ये ज़रूरी नहीं है कि आपको उस समय सब आंसर्स पता हों, क्योंकि किसी को सारे आंसर्स नहीं पता होते, है ना. लेकिन आपको बेस्ट पार्ट प्रीलिम्स का यही है, आपके सामने वो 4 जो ऑप्शंस होते हैं ना, उसमें आंसर है. अगर आपने बहुत सारा पढ़ा है और आपने अपने सोर्सेज फिक्स रखे, हम मार्केट में जाते हैं हर दिन नया सामान खरीदते हैं, अपने सोर्सेज फिक्स रखिए और उसको रिवाइज, री रिवाइज. डू इट. Minimum 3 revisions, and then after minimum 3 revisions, when you will go for the examination, I cannot guarantee you कि आपको वो चीज़ें सारी याद रहेंगी. आपको सारी चीज़ें देखते ही आंसर पता चल जाएगा कि ये मेरा आंसर था क्वेश्चन पढ़ते ही. ऐसा नहीं है, लेकिन उन 4 ऑप्शंस में आप एलिमिनेट पक्का कर लेंगे. एंड इट इज़ नॉट अबाउट कि आप
क्या एलिमिनेट करके आए थे या आपको क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर पता था? फिल इन द ब्लैंक्स नहीं चल रहा है तो आप आराम से निकाल लेंगे। आपको मतलब होना चाहिए कि मेरा मार्क्स अच्छे आने चाहिए। एंड इसके लिए बस एक और चीज़ आई वुड सजेस्ट, रिस्क लीजिए। लाइफ में रिस्क के बिना तो नहीं होता। और आपको कितने ही टॉपर्स ने बोल रखा होगा 90 से कम क्वेश्चंस मत अटेम्प्ट करिए। लेकिन हाँ, अब आपने कुछ पढ़ नहीं रखा है तब तो बिल्कुल ही मत करिए। लेकिन अगर आप मेरी बात रिवीजन की माने, आपने रिवीजन किया है, 90 से कम क्वेश्चंस मत अटेम्प्ट करिए, रिस्क पे जाइए और आपका 100% हो जाता है। आप 20 क्वेश्चंस भी नेगेटिव करते हैं, 22 क्वेश्चंस भी नेगेटिव करते हैं, उसके मार्क्स इतने कम डिडक्ट होते हैं कि जब फर्स्ट टाइम मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था, इट वॉज बिकॉज ऑफ दैट मेजरली। रिविजन का भी तब लैकिंग थी, प्रिपरेशन का भी एफर्ट कम था। बट मोर ओवर आई अटेम्प्टेड ओनली 56 क्वेश्चंस। तो ऐसा तो नहीं है कि 56 क्वेश्चंस कर रहे हैं और मैं यूपीएससी की टॉपर हूँ पहले से ही कि मुझे तो सब आता है, ऐसा नहीं आता। आपने रिस्क क्यों नहीं लिया? आप तो फेल ऑलरेडी हो रहे थे। ध्यान रखिए, क्वेश्चंस ज़्यादा अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है? चलो, तो प्रीलिम्स आप बहुत अच्छे से मार्क्स निकालिएगा। लेट्स कम अबाउट द मेंस। अब मेंस में क्या होता है? प्रीलिम्स में 200 मार्क्स हैं, आपको ज़्यादा लाने हैं। मेक श्योर कि यू गेट 120 एंड प्रिपेयर वेल फॉर द प्रीलिम्स। एंड इफ़ गिवन टाइम, कभी मौका मिला तो आपको प्रीलिम्स की पूरी स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं हम फॉरेस्ट के मेंस की। फॉरेस्ट के मेंस में 4 पार्ट होते हैं। जनरल इंग्लिश आती है, वो 300 मार्क्स की है। जनरल नॉलेज आती है, 300 मार्क्स की है। आपके 2 ऑप्शनल होते हैं, 400 मार्क्स ईच। तो अब इस पेपर में, और उसके बाद इंटरव्यू आता है 300 मार्क्स का। तो मेंस इज ऑफ 1400 मार्क्स एंड इंटरव्यू इज ऑफ 300 मार्क्स। व्हाट द ग्रैंड टोटल इज, इट इज़ अबाउट 1700 मार्क्स। इसमें हमको अच्छा परफॉर्म करना होता है। अब सिंस आप मेरी जर्नी में जहाँ तक हम जाएं और उसके बेसिस पे मैं आपको बताऊं, तो मैंने फॉरेस्ट का एग्ज़ाम फर्स्ट टाइम दिया है। इट हैज़ ऑलवेज बीन कि प्रीलिम्स में अच्छे नंबर आ गए, बट कभी प्रिपरेशन हुई नहीं, कभी प्लान किया ही नहीं था इस बारे में कि इसको कर पाएंगे। क्योंकि बैक देन जब मेरे बहुत अच्छे नंबर आए थे, तब फॉरेस्ट और फॉरेस्ट सर्विसेज का मेंस सिविल सर्विसेज के मेंस से पहले होता था। प्रीलिम्स और मेंस सिविल्स के मेंस के बीच में होता था फॉरेस्ट का मेंस, तो उतना प्रिपरेशन का टाइम नहीं मिलता था। दिस टाइम व्हेन आई क्लियर्ड, द बेस्ट पार्ट वाज दैट कि सिविल्स का मेंस हुआ, उसके बाद आई गॉट 2 मंथ्स, और 2 मंथ्स के बाद मुझे फॉरेस्ट का मेंस देना था। तो दैट वाज अ गुड थिंग फॉर मी। तो दिस ईयर आई डिसाइडेड, 7 अक्टूबर को मेंस ख़त्म हुआ था हमारा सिविल्स का, एंड आफ्टर द 7 अक्टूबर के बाद आई केम बैक टू दिल्ली, एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई बॉट द बुक्स। आई हैड चोजन द ऑप्शनल्स एज जियोलॉजी एंड फॉरेस्ट्री, and I bought the books, and thankful for my friends, they gave me a wonderful guidance how to prepare for it, and to be thankful to them, they all have cleared the forest services examination also this year. So my point was कि they gave me guidance how to do it, what books to refer, and वो मैं आपको अभी बताती हूँ कि आप इसको प्रिपेयर कैसे कीजिए। इसके साथ मैंने अपना इम्प्रोवाइजेशन किया, वो इम्प्रोवाइजेशन भी आपके साथ शेयर करती हूँ, और इसके साथ आप अपना इम्प्रोवाइजेशन करिएगा, आपकी रैंक आ जाएगी। क्योंकि हर इंसान का वो थोड़ा सा लिटिल बिट मेरा होना चाहिए, वो मेरा सिलेक्शन करा देता है, ठीक है? तो मेरे ऑप्शनल से जियोलॉजी और फॉरेस्ट्री, उसकी डिटेल में कौन से मैंने चीज़ें पढ़ी वो मैं आपको अभी बताती हूँ। ओके, सो फर्स्ट वी कम टू द जीके पेपर, ठीक है? जीके पेपर के बारे में हम तैयारी करते हैं। जीके का पेपर जो होता है, इसमें 300 मार्क्स का होता है, एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द फॉरेस्ट सर्विसेज आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर द सिविल सर्विसेज। तो इट इज़ ऑलमोस्ट ऑल कवर्ड। ऐसा नहीं है कि आपको इसके लिए अलग से प्रिपरेशन करनी हो पड़ेगी, और आप अभी मेंस के मोड में होते हैं तो आपने इनफ प्रिपरेशन करी होगी। तो इसके लिए आपको जीके, इट इज़ जनरल नॉलेज, इट इज़ नॉट जनरल स्टडीज़ ऑफ सिविल्स। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस दैट कम्स हियर? जनरल स्टडीज़ में हम लिखते हैं, जब सिविल्स में जो एक हमारा तरीका होता है, एक पैटर्न होता है कि हम जनरल अवेयरनेस के हिसाब से वो आंसर लिखते हैं, गवर्नेंस, इंस्टीट्यूशंस, उस बेसिस पे आंसर्स लिखते हैं। जब हम जनरल नॉलेज का पेपर दे रहे होते हैं फॉरेस्ट सर्विसेज का, तो वो थोड़ा सा हम फैक्चुअल भी लिखते हैं, उसके साथ हम हर चीज़ में साइंटिफिक एस्पेक्ट डालते हैं। अगर आपने इन्वायरमेंट पूछा है तो हम उसमें साइंटिफिक एस्पेक्ट डालेंगे, आप हिस्ट्री पूछिए तो हम उसमें साइंटिफिक एस्पेक्ट रिलेट करके बताएंगे, और उसमें करंट सोसाइटी के एग्जाम्पल्स डाल देते हैं। दिस इज़ व्हाट जीके पेपर इज़।
यहाँ पे डिफरेंस ये लाता है। जीके के पेपर में जो क्वेश्चंस होते हैं, जो भी इंसान सिविल की तैयारी कर रहा है उसके लिए बहुत ईजी हैं। सो द डिफरेंस इज दैट यू हैव टू रीड, नो माई पॉइंट इज कि द डिफरेंस इज नॉट कि आप कुछ को नया पढ़िए, कुछ मत नया पढ़िए। द ओनली डिफरेंस इज दिस कि when you are writing the answers, think about it that you have to relate it with the scientific aspect of everything. If the question is asked about anything, you have to relate it to the scientific aspect. और उस साइंटिफिक एस्पेक्ट में कहीं अगर मौका मिल जाए, सिंस इट इज़ इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, एंड इफ़ यू कैन रिलेट टू इट टू विद एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ, डू रिलेट, तो इससे आई गेस आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। फिर इसमें जो पार्ट्स होते हैं हम उस पर आते हैं। वी कम टू द हिस्ट्री एंड कल्चर पार्ट। हिस्ट्री और कल्चर का जो पार्ट होता है, सेक्शन होता है, इसमें आपने जो सिविल्स में पढ़ा है द एनसीईआरटी एंड द स्पेक्ट्रम, और प्रोबेबली करंट अफेयर्स जो हम पढ़ते हैं, and the Nitin Singhania notes for culture, that would suffice, done and dusted, that would suffice. However, my point is, if you can relate it to any current event, any society's example, or anything that relates remotely to scientific aspect of this, do relate it. That is it. Then we come to geography. Geography इसी का पार्ट होता है जनरल नॉलेज में। इसमें बेसिक बुक्स पढ़ते हैं हम, और आप ऑलरेडी पढ़ रहे होंगे, आप एनसीईआरटीज पढ़ते हैं, वी रीड जी.सी. लियोंग, वी रीड नोट्स विद of any coaching that you have studied, or the self-made notes from the YouTube. And I have also read the Periyar book, and all these things, what they do is they cover the basic aspects of geography, and for geography you need nothing else. But my only aspect is when you sit down and start writing about it, just write about the scientific aspects. And yes, the major portion in geography also, many questions are related from the current affairs, current events. For example, Chennai floods. For that, you might be reading current affairs from some place, and that would suffice. There is no other thing that you need to follow. Then we come to polity. Yeah, polity, you might have been reading Lakshmikant, and that is probably the best book I have ever found in life. So you have to read Lakshmikant, but since you have been reading it for prelims, and you would have been giving mains also, if you are giving the forest mains, then you would definitely be giving the civils mains. So आप civils mains दे रहे हैं, आपके लक्ष्मीकांत तैयार है, आप current affairs already पढ़ रहे हैं, there is no need to study differently. आपने इतना कर लिया है, एक बार रिवाइज कर लीजिए एक दिन बैठ के, and that would be it. Some focus areas that are repeated are parliament, fundamental rights, budgets, emergency provisions. Just go through the question paper and you'll see that these are the questions that are repeated. Then we would come to economics. Economics, in that basics we have already done. We might have done till now, or we would be doing it eventually. That would be your self notes, the NCRTs, the Mrinal lectures. They are genuinely good. And then we usually tend to do the current affairs from any booklet, budget, and the economic survey. And you might have checked that that in this examination, for the economy part, majorly they cover from the current aspect. इस करंट एस्पेक्ट में ये जो आएगा करंट अफेयर्स से कवर हो जाता है, और थोड़ा आपकी जो बेसिक नॉलेजेस होती हैं, जो आप बीच में बॉक्स बना के मेंशन कर सकते हैं, दैट गिव्स एन एक्स्ट्रा मार्क्स कि आपने करंट अफेयर्स लिखा, बॉक्स बनाया, उसमें आपने स्टैटिक पार्ट लिखा जो आपको लगता है जेन्युइनली रिलेटेड है, और उसके बाद आपने उसको साइंटिफिक या सोसाइटल एस्पेक्ट से रिलेट कर दिया, दैट वुड सफाइस. देन वी कम टू IR. इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए आई थिंक द बुकलेट वुड सफाइस, द करंट अफेयर्स बुकलेट्स एंड द न्यूज़पेपर्स, उसमें कवर हो जाता है. यू डू नॉट नीड टू डू मच अबाउट इट. देन कम्स द फनीएस्ट पार्ट ऑफ दिस, then that I also found it very amusing. I am from a scientific background, and may I take this opportunity to tell you that people from the scientific backgrounds, or some of the disciplines that have been mentioned in the Indian Forest Service circular, are only allowed to give the examination. So this being a specific technical discipline and a technical service, science and tech part also takes a lot of part of the question paper, and in this the questions are majorly the famous current affairs based. For example, the Nipah virus, or any a specific achievement that ISRO might be having right now.
So these questions, some basics are some basics every engineer or anybody from a science background might be knowing, that are not required much. However, you can add it for some brownie points. However, in that only the current affairs would suffice, and be prepared for some questions, like 1 or 2 questions that you would be like, I have no idea about it. But believe in yourself, other people are also having no idea about it if you are not knowing it. Okay, so this is the good part. Then we start the the current affairs is the general knowledge is over, and we start with the English preparation. How English preparation is done. Why English preparation is important in this interview. We do not care for English except for the passing marks in the civil services, because it is just a we need to clear it. However, in forest services, English is the only medium in which you can give the examination, and also English is a scoring subject. And people usually that have a subject, an optional common from the civil services, do not feel much problem, and they do not need much to give focus to the English preparation. However, people who take altogether new optional for the forest services, like me, I have sociology as my optional in civil services, and geology and forestry for the forest services. So people like me need to focus on every single aspect where they can bag marks, because every marks matter. So I also prepared for English just because of the fact that I was knowing my weakness, that I am not having an optional that is common with the civil services, and I have just 2 months where I have to prepare 2 new optionals completely from scratch. So English, the preparation of English also was an important part. एंड कभी कभी हमें लगता है कि स्पोकन इंग्लिश तो हमारी ठीक ही है, हमें क्या ज़रूरत है पूरा ग्रामर में जाने की. एंड आई थिंक दैट आई नो इट, एंड व्हेन वी रीड द क्वेश्चंस वी आर लाइक कि जो सुनने में अच्छा लग रहा है लेट्स मार्क इट. कोई दिक्कत कहाँ होती है, जो सुनने में सही लग रहा है वही सही होगा. This was what I was thinking also. But when I started the preparation for English here, it took around 2 days, and I was amazed at the fact that how wrong I am and how wrong my grammar is. And this is when I thought that I should prepare for every single marks of active to passive, or direct or indirect speech, or the preposition. One marks matter. Till now the mark sheet has not been out, so I'm not very sure how much I got in the English paper. However, this was something that had added some marks in my total marks, and that 1 mark or the 2 mark or the 10 mark matters in your preparation, and it matters for your rank, and you have to work for it. If it is English and if it is scoring, you have to work for it. You cannot say oh, my optional is this and this, I am preparing so good, English को पढ़ने की ज़रूरत ही क्या है. ज़रूरत है, नहीं तो आप बेवकूफ़ हैं, क्योंकि नंबर जिस चीज़ के हैं उसकी ज़रूरत है. सिंपल सी बात है. हमारी प्रेजुडाइसेस, हमारे शौक, ये सब बचपना नहीं आता है इसमें ये आता है कि हमें करना क्या है. व्हाट इज़ आवर ड्यूटी, व्हाट वी शुड डू, व्हाट वी वांट टू डू इज़ अ नो ब्रेनर हियर. सो आई वुड सजेस्ट इंग्लिश प्रिपेयर करिए. इतनी सारी बातें सिर्फ इंग्लिश प्रिपेयर करने के लिए आपको बता रही हूँ कि ये भूलिएगा मत अगर आप फॉरेस्ट का एग्ज़ाम दे रहे हैं. तो हम बात करते हैं ऐसे की. इसमें क्या क्या पार्ट्स आते हैं. ऐसे आता है 100 मार्क्स का. यू कैन राइट इट वेरी वेल, देयर इज़ नो इशू कि आपको इसमें बताने की ज़रूरत पड़े. देन देयर इज़ अ पैसेज ऑफ 75 मार्क्स. यू कैन डू इट जेन्युइनली वेल. They give very genuinely good passages. I'm always mesmerized by the UPSC when I read the passages. Like they genuinely give that good passages that whenever I return from the English examination, I'm like कि अच्छी चीज़ें समझा गए. It added something to my knowledge. So this is the passage. आप अच्छा कर लेंगे, उसमें कोई प्रेशर नहीं है. फिर हम बात करते हैं प्रेसीज की. प्रेसीज में आपको कहा जाता है कि 1/3 वर्ड्स में लिखिए. यूजुअली 700 वर्ड्स की होती हैं, एंड वी हैव टू राइट अबाउट 250 एंड 300 वर्ड्स. इन दैट आपको अपने वर्ड्स में लिखिए जो उन्होंने कहा होता है, और एक बार रफ ड्राफ्ट बना दीजिए, उसका फेयर लिख दीजिए, और उसमें नंबर ऑफ वर्ड्स जो हैं वो ऑनेस्टली लिख दीजिए. आई गेस दैट सफाइसेस. देन वी कम फॉर द ग्रामर पोर्शन दैट पीपल स्किप. यहाँ तक तो लोग तब भी थोड़ा देखते हैं कि अच्छा कुछ कर लेते हैं.
हम जब ग्रामर की बात आती है 50 मार्क्स का ही आता है, एंड पीपल थिंक कि 50 मार्क्स की क्या ज़रूरत है, हमारा तो 300 मार्क्स का इंग्लिश का पेपर है एंड आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर 250 मार्क्स, वाई देर इज़ अ नीड फॉर 50 मार्क्स? There is a need for 50 marks. There is indeed a very important need of 50 marks. 50 marks can change your life. And this is where the preparation of grammar comes in. And for this, जैसे आपकी अगर मन है तो आप कोई अच्छी बुक पढ़िए, रेन एंड मार्टिन है और भी ग्रामर की बुक्स हो सकती हैं. What I preferred was online preparation, because रात में जब हम पढ़ के थक जाते हैं, आप अपने you can lie down on your couch or your bed and just watch the videos. Online videos, YouTube has helped me a lot. So in that, I used some videos of, I saw many videos regarding how to convert speeches, because spoken English किसी की बुरी नहीं होती usually. हमारी grammatical genuinely गलत होती है, ये मुझे अभी realize हुआ. तो उसके बाद क्या है कि इसके लिए मैंने जो sites, कुछ YouTube channels follow करे थे, वो आप अगर आप mention कर लें. स्टडी IQ एजुकेशन करके एक चैनल है, उसमें काफ़ी चीज़ें कवर हो जाती हैं, लाइक idioms एंड phrases. Then there are many banking sites like Mahindra Guru, Dear Sir, TS Madan classes, and many other sites. I do not even remember the name. There are many YouTube channels. आप उसमें आपको जो सर्च करना है कि tenses, verbs, forms of verbs, आप सर्च करिए और आपको मिल जाता है YouTube लेक्चर पे. आप आराम से सुनिए, समझिए, आपको मन कर रहा है आप नोट्स बनाइए, अदरवाइज टेक द स्क्रीनशॉट, क्योंकि दैट सेव्स योर टाइम. टेक द स्क्रीनशॉट, स्लीप, नेक्स्ट डे जस्ट रिवाइज द स्क्रीनशॉट्स, डिलीट देम एंड गो टू द एग्जामिनेशन. इंग्लिश आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी. तो मेरा आपसे ये कहना है, इंग्लिश के लिए गलती मत करिए. और इंग्लिश में ये ग्रामर जो होता है, जो हमें लगता है कि हमें आता है, उसमें गलती मत करिएगा. इसमें आपके सिर्फ रात का 15 मिनट जाएगा. हर रात आप सोने पे थक जाते हैं, आप सोने के टाइम तो आप जियोलॉजी फॉरेस्ट्री पढ़ नहीं लेंगे, यू वुड बी डैम टायर्ड. उस समय एक 15-20 मिनट का वीडियो देखना इज़ नॉट अ प्रेशराइजिंग थिंग. आप कर लीजिए, आपके मार्क्स बदल जाते हैं और आप भी यहाँ आ जाएंगे. ठीक है, तो ये मैंने किया था और ये बहुत ही रिलीजियसली किया था कि इंग्लिश में मुझे मार्क्स स्कोर करने हैं, बिकॉज आई डू नॉट हैव एन ऑप्शनल इन कॉमन. एंड नाउ वी कम टू जियोलॉजी एंड फॉरेस्ट्री, जो कि ऑप्शनल इसलिए इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे बात करना, क्योंकि सिविल्स के ऑप्शनल का जो वेटेज होता है पूरे एग्जाम में, वो गेम चेंजर तो होता है, बट लेसर मार्क्स की वेटेज होती है. यहाँ पे 400 एंड 400 आपका जो 1400 मार्क्स का आपका मेंस होता है, उसमें 800 मार्क्स आर फॉर द ऑप्शनल्स. एंड दिस इज़ वेयर if some people might be having the advantage of having an optional like maths, physics or anything common with the civil services or any subject that is very scoring, तो आप उसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं और आप उसका genuinely benefit उठाइए और उस पर आप मेहनत करिए. क्योंकि और जो एक ऑप्शनल आप लेंगे, probably जो भी लोग लेते हैं इनके साथ वो फॉरेस्ट्री ले लेते हैं, क्योंकि फॉरेस्ट्री इज रिलेटेड टू फॉरेस्ट सर्विसेज. आपको इंटरव्यू में भी यूज़ आते हैं और आप अच्छा कर लेते हैं. तो अब हमारी जो बात आती है वो आती है फॉरेस्ट्री और जियोलॉजी प्रिपेयर कैसे करना है. तो इन दिस वी वुड टेक अ 5 minutes ब्रेक एंड देन आई वुड कंटिन्यू. सो नाउ वी टॉक अबाउट द ऑप्शनल्स. तो आई वॉज सेइंग कि जिनका कॉमन है उनको तो कोई बात नहीं, वो फॉरेस्ट्री अच्छे से प्रिपेयर करें, उसके लिए उनको टाइम मिल जाता है प्रिपेयर करने का. बट there are many people and I being one of them, जिनका ऑप्शनल्स कॉमन थे ही नहीं. उन्होंने 2 नए ऑप्शनल अभी करने हैं और 2 महीने के अंदर करने हैं. तो एक कुछ बेसिक बुक्स हैं जो सब सजेस्ट करते हैं, उनमें से मैंने कुछ पढ़ी भी हैं, वो मैं आपको शेयर करती हूँ. प्लस मेरा जो एडिशनल था वो मैं आपको बताती हूँ. फॉरेस्ट्री क्यों लिया? फॉरेस्ट्री क्योंकि फॉरेस्ट सर्विसेज से कॉमन है और इसका इंटरव्यू में इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है. और जियोलॉजी क्यों लिया? क्योंकि ये थोड़ा सा सब्जेक्ट लेंदी तो है, बट सब्जेक्ट डूएबल है, कुछ फाइनाइट है सब्जेक्ट ये. क्योंकि और फाइनाइट होना ज़रूरी है अगर आप 2 महीने के अंदर आपको प्रिपरेशन करनी है, तो इसलिए जियोलॉजी लिया. तो वी वुड स्टार्ट विद फॉरेस्ट्री की फॉरेस्ट्री कैसे प्रिपेयर किया. तो फॉरेस्ट्री प्रिपेयर करने के लिए आपने एक स्टैंडर्ड बुक पढ़ी होगी, सुनी होगी, मणिकंदन एंड प्रभु. दैट इज़ अ बुक. एंड द सेकेंड बुक इज़ LS खन्ना. Manikandan and Prabhu is a thick book but it is a complete book. What I would suggest is कि Manikandan and Prabhu आप पढ़िए, उसका इंडेक्स बना लीजिए
टेक 5-7 A4s एंड राइट किन किन टॉपिक पे, मतलब जिस इफ इट इज़ अ सिल्वी कल्चरल सिस्टम, दिस इज़ द टॉपिक 1 2 3 4 5 कितने टाइप के इसमें दिए गए, क्योंकि उसमें इतने टॉपिक्स हैं कि बाय द टाइम यू विल बी एंडिंग द बुक और इवन एंडिंग अ चैप्टर यू विल बी फ्लाउंडरिंग कि कहाँ पे था, किस बारे में बात हो रही थी और कितना ज़्यादा है। इंडेक्स बनाते चलिए कि सिल्वी कल्चर हमने 1 2 3 4, इसके अंदर का कंटेंट मत लिखिए, कंटेंट बार बार हो जाएगा रिवाइज में, हमें पता तो हो कि बात किन 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 पॉइंट्स पे बात हुई है पूरी बुक में। तो इससे आपका एक इंडेक्स प्रिपेयर हो जाएगा जो कि आपको प्रिपरेशन में हेल्प करेगा। प्रिपेयर एन इंडेक्स लाइक वट एवर आई माइट बी सेइंग कि इफ फर्स्ट इज सिल्वी कल्चरल सिस्टम, आप यहाँ पे 1 लिखिए, जो टॉपिक है 2 लिखिए, इस तरह करके आप ख़त्म कर ले जाएंगे। आपका एक इंडेक्स होगा जो कि प्रोबेबली 10 पेजेस का होगा। 10 पेजेस इंडेक्स बनाइए अपने लिए, क्योंकि वो आपको बाद में किस तरीके से काम करेगा, ये एक पिलर की तरह काम करेगा। बीइंग पिलर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो आप भटक जाएंगे। फिर हम आते हैं, मैंने आपको पहले बताई मणिकंदन एंड प्रभु, एंड सेकेंड बुक वुड बी एल एस खन्ना। एल एस खन्ना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एल एस खन्ना के स्टार्टिंग के 2 चैप्टर्स बहुत अच्छे हैं और स्टार्टिंग के 2 चैप्टर्स आर दैट इम्पॉर्टेंट कि उससे आपका बहुत अच्छा पेपर 1 कवर हो जाता है, आपको दिक्कत नहीं होती है फॉरेस्ट्री के पेपर में, एंड यू कम आउट विद द फ्लाइंग कलर्स। सो यू नीड टू रीड द फर्स्ट 2 chapters. However, the L.S. Khanna book is way too pricey and it is very rare to find it here. So what I would suggest है, कोई ना कोई होता है अपने पास जिसने वो महंगी सी बुक खरीद रखी होती है और उसके सिंस 2 ही चैप्टर पढ़ने होते हैं हमें, तो आप उनसे लीजिए, उसको ज़ेरोक्स कराइए और उन 2 चैप्टर्स जो कि 100 पेजेस के हैं बस उसको पढ़ लीजिए। उसके बाद जो थर्ड चीज़, ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ये हमें करनी ही है। और रीड एंड रीड एंड रीड, इसमें अभी मैं रिविजन की टेक्निक बताऊंगी जो मैंने अप्लाई करी थी, ये आपको करना ही है। देन वी कम, जो तीसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट थी इस मेरी पूरी प्रिपरेशन में, वो था ऋषभ गुप्ता सर के नोट्स थे, मार्केट में मैंने देखे थे, एंड दीज आर द नोट्स इन अ फ्लो चार्ट फॉर्मेट एंड दीज आर वेरी गुड नोट्स। आपको पहली बार लगेगा कि समझ नहीं आ रहा पढ़ने में, बट वो नोट्स आपको क्या रखते हैं, पिलर्ड। ये बहुत ज़रूरी है और वो रिवाइज करने में बहुत ईजी है। आप बार बार पढ़ते हैं, इनिशियली आपको टफ लगती है वो इतनी मोटी सी बुक और हैंड प्रिंटेड नोट्स जिसमें सिर्फ फ्लो चार्ट्स हैं, बट इट इज़ जेन्युइनली अ game changer in the preparation, and I am genuinely very thankful to the Rishabh Gupta sir for making those wonderful notes. उसके बाद मैं आती हूँ, आपको इसमें जो मैंने डिफरेंट किया था, यहाँ तक प्रोबेबली सब करते हैं, जो मैंने डिफरेंट किया था या शायद और भी करते हो और मुझे ना पता हो, इट वॉज अबाउट यूट्यूब का यूज़। हम पढ़ने के लिए टेक्नोलॉजी का यूज़ हमें करना ज़रूरी है, और हम सिंस नई चीज़ें पढ़ रहे होते हैं, हमें वी आर नॉट अ ग्रेजुएट इन फॉरेस्ट्री एंड वी वुड नॉट बी नोइंग द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन साल, टीक, शीशम, बबूल, इन सब पेड़ों में इतना डिफरेंस, डीप में क्या होगा, या माइक्रो फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, लाख कैसे बनता है, सिल्क कैसे बनता है, इन सब की जानकारी हमें होना लाजमी नहीं है। तो इस वजह से YouTube से आप चीज़ें देखिए, आप टॉपिक्स देखिए अपने लिस्ट के, अपने सिलेबस के, आपको या अपने बुक से देखिए, आपको नहीं समझ आ रहा, देख लीजिए एक बार। देखने से क्या होता है, आपके दिमाग में कुछ कुछ बैठता है, उससे क्वेश्चन आए ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन उससे ये होगा कि आपको प्रिपेयर करने में टफ नहीं लगेगा, आपको वो थोड़ी सी चीज़ें समझ आने लगेंगी, यू कैन रिलेट टू इट, क्योंकि अपने अगल बगल चल रही होती हैं चीज़ें जो कि हमने कभी पढ़ी नहीं, तो हमने कभी ध्यान नहीं दिया। आप इन पे वीडियोस देखिए, रिमोट सेंसिंग फॉर एग्जांपल, लोगों को कुछ को आती होगी, नहीं तो वीडियो देखिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके लिए सोच के आई थी कि सर्वेइंग है, एक चैप्टर है पूरा सर्वेइंग पे फॉरेस्ट्री की बुक में, हमें बड़ा टफ लगता है, अनलेस एंड अनटिल यू आर एन सिविल इंजीनियर आपको थोड़ा टफ लगेगा, कोई बात नहीं, यूट्यूब पे चाहिए, गेट की कोचिंग्स होती हैं, वो ऑनलाइन वीडियो डालती हैं सर्वेइंग करने के, उनके मेथड्स वो सिखा रही होती हैं, आप सीख लीजिए। आपको उसका कंस्ट्रक्टिव यूज़ ऑफ यूट्यूब बहुत ज़रूरी है। तो इसके में क्या होता है, इन सब चीज़ों से ये होगा कि इससे आपका ये तो नहीं है कि इससे क्वेश्चंस आएंगे और यू विल बी डूइंग वंडर्स इन दैट क्वेश्चंस, और ऐसा कुछ नहीं है, और ये अनलिमिटेड भी होता है, कहीं ना कहीं हमें अपने आप को लिमिट करना होता है। बट इससे ये ज़रूर होता है कि आप थोड़ा इंटरनलाइज कर पाते हो, आपको थोड़ा चीज़ें पढ़ने में अच्छा लगता है, और आप क्या करते हैं कि कभी क्वेश्चन आ गया ऐसा जिससे हम ये चीज़ रिलेट कर पाएँ, यू विल कम अप विद अ डिफरेंट एग्जाम्पल। क्योंकि आपने ये देखा होता है, जो कि हर इंसान ने अलग वीडियो देखेंगे, मैं आपको बता रही हूँ, आप ये 10 में से 10 लोग भी अलग वीडियो देख सकते हैं सामने वाले, तो हर के एग्जाम्पल अलग होंगे, एंड दिस इज़ व्हाट मेक्स द डिफरेंस।
रैंक 2 या और कोई रैंक में डिफरेंस शायद यहाँ आया होगा कि एग्जाम्पल्स डिफरेंट हो जाते हैं। आप इंटरनलाइज कर लेते हो कि फॉरेस्ट्री ये है, आपको पता होता है कि शीशम की लकड़ी और साल की लकड़ी में डिफरेंस क्या है, क्योंकि आपने देखा नहीं है ज़्यादा, लेकिन आपने यूट्यूब पे वीडियोस देखे हैं। तो ये हो गया अपना फॉरेस्ट्री। देन वी कम टू जियोलॉजी। जियोलॉजी कैसे करना है? जियोलॉजी के लिए जो बुक्स आती हैं बेसिक मार्केट्स में, इट इज़ वन इज़ बाय के एम बांगर। के.एम. बांगर इज़ द बुक दैट आपने सुना होगा। उसमें हमारा पेपर 1 बहुत ही ब्यूटीफुली कवर्ड है, एंड इवन काफ़ी एस्पेक्ट्स ऑफ पेपर 2 भी। हमें ऐसा लगता है जब वो बुक पढ़ रहे होते हैं तो कभी कभी हमें बहुत सारे लोग ऐसा गाइड भी करेंगे और बहुत सारा ऐसा लगता भी है कि वो बुक में वर्थ इट नहीं है, इतना ज़्यादा नहीं है, उतना कम नहीं है। जो मैंने रियलाइज़ किया कि मैंने 1-2 और चीज़ें पढ़ी, मैंने वो रियलाइज़ किया कि जो उस बुक में है जेन्युइनली आई टोटली अग्री कि बहुत कंसाइज है, आपको समझने में कभी कभी दिक्कत आती है। हाउएवर वो बुक बहुत इजीली कवर्ड हो सकती है। उस बुक के आप बगल में आप चाहें तो बुक के बगल में साइड नोट्स बना लें, जो छोटी सी स्पेस होती है, या आप कहीं बना लें, क्योंकि आपको थोड़ा उसको डिवाइड करना पड़ता है बुक्स को, नहीं तो बुक एक जैसी लगने लगते हैं सारे पेजेस। हमें उन हर पेजेस को अपने लिए डिफरेंट बनाना होता है। कैसे बनाना होता है? उनके साइड में आप लिख दीजिए, उनको आप कलर से ड्रॉ कर दीजिए, आप में डिफरेंस आप बनाएंगे कि जब आप वो पेज खोलें तो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि ये मेरा पेज पुराने पेज जैसा ही है। ऐसा नहीं है, ये वाला पेज है, उसमें आपको मोटा मोटा दिख जाना चाहिए, ये टॉपिक याद है, ये अच्छा ओके। फिर जिससे हम रिवीजन में ऐसे देखेंगे, अच्छा ये टॉपिक था ना, हाँ ठीक है, थोड़ा थोड़ा आता है ना। और बेसिकली आपको बहुत आता होता है, वो आपको पेपर में जाके रियलाइज़ होता है कि आपको कितना आ रहा होता है। तो बांगर इसलिए बहुत अच्छी है। देयर इज़ वन बुक दैट इज़ अ थिक बुक बाय जी.बी. महापात्रा। आई वुड रिकमेंड दैट बुक फॉर अ रीज़न। उसका रीज़न बस ये है कि बांगर बुक में काफ़ी चीज़ें कवर्ड है, जी.बी. महापात्रा में बहुत सारी चीज़ें जो एक्स्ट्रा हैं, जो कवर्ड और जो शायद ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप उसमें सेलेक्टिव पढ़िए। और क्योंकि इस बुक में आपको बच्चा समझ के पूरी डिटेल में बताया होता है कि ये चीज़ कैसे होती है, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। मतलब आई एम नॉट फ्रॉम अ जियोलॉजी बैकग्राउंड, सो आई वॉज एबल टू अंडरस्टैंड कि अच्छा ये वाली बात बताई जा रही है, चलो ठीक है समझ गए बात, तो दैट हेल्प्स। तो आपको यू कैन रिलेट, और वेरी इजी टू रीड, वेरी लूसिड बुक, वेरी इजी। आपको लगेगा देख के कि इतनी मोटी है, मैं कैसे पढ़ूँ, बहुत ईजीली हो जाती है। देन देर इज़ then again there is a notes that is Prajesh Jaina sir's notes that are in market that I refer to, and they are beautifully written notes, and they are one of the things that you should read. I read the notes and I reread the notes again and again, so that is a good thing. Then again we come to YouTube. How I use YouTube here. YouTube क्यों हेल्प करा? क्योंकि इसमें IIT दिल्ली के एक प्रोफेसर हैं, बिस्वास प्रोबेबली उनका नेम है, उन्होंने जियोलॉजी के काफ़ी अच्छे लेक्चर्स डाल रखे हैं। ज़रूरी नहीं है हर लेक्चर हमारे लिए रेलिवेंट हो, हमें उसमें से चूज़ करना पड़ता है अपने कोर्स को देखते हुए, अपने क्वेश्चन पेपर को देखते हुए, लेकिन उससे हमें थोड़ा समझ आ रहा होता है, हम रिलेट कर पा रहे होते हैं कि हम पढ़ क्या रहे हैं। अदरवाइज इट इज़ वेरी टफ टू रीड अबाउट पत्थर, रॉक्स एंड ऑल। तो उसके बाद क्या है, दूसरी चीज़ NPTEL होते हैं, NPTEL HRD मिनिस्ट्री की जो यूट्यूब चैनल है, उसके लेक्चर्स जियोलॉजी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। उसके बाद आप ये देखिए, आपको जो लग रहा होता है कि आपको जिस टॉपिक पे भी आप वीडियो देख सकें, आप, ये हो गई बुक लिस्ट। अब मैं बता देती हूँ आपको इन शॉर्ट में कि आपको प्लान कैसे करना होता है। प्लान ऐसे करना होता है कि आपके पास 2 महीने हैं, आपने बुक अभी खरीदी है, आपको पूरा कोर्स कवर करना है। गेट अ प्रिंट आउट ऑफ द सिलेबस, सारे टॉपिक कवर्ड होने चाहिए। गेट पास्ट 10 years पेपर प्रिंटेड, उनको अपने पास रखो। ये देखो टॉपिक क्या है, बुक्स में देखो कि दोनों बुक्स में और नोट्स में जो भी आपने जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसमें क्या चीज़ क्या है, उसको देखो, तुरंत उसकी आपकी पढ़ाई करिए। उसको पढ़ने के बाद आप तुरंत ये देखिए कि क्वेश्चन पेपर आपसे सॉल्व हो रहा है कि नहीं, उसको हाईलाइट करिए, समझिए कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, अब आगे देखेंगे। फिर जब नेक्स्ट रीड पे आएंगे कि क्या ये हो रहे हैं, इन सारे टॉपिक्स की आप एक बार बेसिक यूट्यूब वीडियोस देख लीजिए, या इंटरनेट पे आप गूगल सर्च कर लीजिए, जिससे यू गेट टू नो द फील अबाउट इट। अदरवाइज इट इज़ नॉट एन ईजी थिंग टू डू इट इन 2 months। तो आप ये करिए। और रिविजन, लाइक आई सेड, 8 हफ्ते होते हैं, 8 हफ्ते सिविल्स के मेंस से फॉरेस्ट के मेंस तक आपके पास 8 हफ्ते हैं। 2 हफ्ते हम एंड के काउंट नहीं करते, क्योंकि 2 हफ्ते हमारे रिविजन के लिए होते हैं। बचे 6 हफ्ते। 6 हफ्ते में आपको 2 ऑप्शनल प्रिपेयर करने हैं। स्ट्रैटेजी आई वुड सजेस्ट कि जो फर्स्ट वीक है, फर्स्ट वीक में आप एक ऑप्शनल पढ़िए, दिन रात वही पढ़िए, उसको अच्छे से पढ़िए। नॉट इन अ फील कि मुझे सब याद कर लेना, मुझे सेग्रीगेट कर लेना सिलेबस बुक
अब खोलूँ ना नेक्स्ट टाइम तो आई शुड गेट द एन आइडिया कि इस बारे में बात हुई थी, मुझे याद नहीं है बट ओके, दैट इज़ द थिंग. सेकेंड वीक द नेक्स्ट ऑप्शनल, देन वी कम टू द थर्ड वीक में फिर से फर्स्ट ऑप्शनल, लेकिन अब इस आइडिया से कि ब्रॉडली मुझे आइडिया होना चाहिए, मैं उससे पढ़ रही हूँ. फोर्थ वीक फिर से वही चीज़, नेक्स्ट ऑप्शनल करिए. अब जो फिफ्थ और सिक्स्थ वीक होते हैं ये गेम चेंजर वीक्स होते हैं, क्योंकि अब तक आपने 2 बार थोड़ा बहुत स्पीड में पढ़ते हैं. आपको अभी ये 2 हफ्ते जो 2 हफ्ते एक ऑप्शनल को दिए वो एनफ नहीं होते हैं, इसलिए हम बहुत स्पीड में पढ़ रहे होते हैं, तो हमें चीज़ें याद नहीं होती हैं, लेकिन हमें एक ब्रॉड आइडिया लगता है कि अच्छा दिस इज़ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. ओके, ये जो आपका फिफ्थ और सिक्स्थ वीक होता है, दिस इज़ द गेम चेंजर वीक. इसमें आप डिवाइड करिए अपने 3-3 दिन के स्लॉट, 3 दिन इधर 3 दिन इधर. 3 दिन जियोलॉजी पढ़ेंगे, 3 दिन फॉरेस्ट्री पढ़ेंगे, फिर एक दिन का आप छोड़ दीजिए क्योंकि उसमें और भी बहुत चीज़ें करनी होती हैं, क्योंकि इसमें स्पिल ओवर्स बहुत होते हैं. फिर जियोलॉजी फॉरेस्ट्री, बीच में लगातार रिवाइज री रिवाइज. आपको अगर आप पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप नोट्स बना लीजिए. सिंस मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने नोट्स नहीं बनाए थे उस समय. मैंने क्या किया था, रिवाइज री रिवाइज करते करते, जब दैट वाज द टाइम कि 6 वीक्स ओवर हुए थे, तो 1, 2, 3 एंड 4 रिविजन्स ब्रॉडली हो गए थे, जिसमें ऐसा नहीं था कि 4 रिविजन्स की सब समझ आ गया, आपको सब आ रहा है, ऐसा नहीं है. आपको अंदाज़ा लग गया था सब चीज़ों का कि ठीक है अब इस पर क्वेश्चन आएगा तो आई कैन राइट 1 पेज अबाउट इट. देन कम्स द 7th and 8th वीक. इसमें आप जो पढ़ते हैं, आप जितना इंटरनेट सर्च करते हैं, जितनी चीज़ों की वीडियो देखते हैं, समझते हैं, जितना ऐड ऑन करते हैं, जितनी बार रिवाइज कर ले जाते हैं, आई गेस मैंने जैसे डेज स्लॉट करे थे, 2 days फॉर जियोलॉजी, 2 days फॉरेस्ट्री, 2 days जियोलॉजी, 2 days फॉरेस्ट्री, सर रिकरेंटली एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक. तो उससे क्या दिमाग में चल रही थी चीज़ें, और चलते चलते क्या हुआ, जब आप एग्जाम देने बैठे हैं, आई वॉज सरप्राइज टू फील अबाउट इट व्हेन आई केम आफ्टर गिविंग द मेंस, एंड आई वॉज सरप्राइज्ड अबाउट इट कि आई टोल्ड माई पेरेंट्स ऑल्सो कि आई वॉज नोइंग एवरीथिंग. मैं मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, देयर वर 2 questions दैट आई वॉज नॉट नोइंग, एंड आई वॉज सरप्राइज कि इन 2 महीने में कैसे हो गया. तो इन 2 महीने में कैसे हो गया, इन 2 महीने में ऐसे हो गया जो 3 पिलर्स की हमने बात करी थी. एक पैशनेट हार्डवर्क था हर मोमेंट पे. यू हैव टू थिंक अबाउट ओनली वन थिंग. मछली की आंख देखने वाली स्टोरी होती है ना, थिंक अबाउट पैशनेट हार्डवर्क. सेकेंड, रिविजन. बहुत फास्ट कर रहे हैं हम, डेप्थ में नहीं जा रहे हैं किसी भी चीज़ के, लेकिन हम रिवाइज कर रहे हैं, लगातार रिवाइज कर रहे हैं. थर्ड चीज़, एटीट्यूड, कि कोई बात नहीं हो जाएगा, क्योंकि दिस वाज माय फोर्थ अटेम्प्ट. हर बार प्रीलिम्स होता है, हर बार मेंस नहीं होता है. इट टेक्स अ टोल ऑन योर लाइफ. यू जस्ट गिव 1 year and you are left with nothing. This was the last round that you should have taken, that I should have taken, and this is the last round where it made all the difference.